क्वेश्चन जो भी होगा ना, जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं उसके बारे में डिस्कस करते हुए चलूंगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट का ये क्वेश्चन है सर। जो लगेगा कि पूरा सोल्यूशन तक जाना है, सोल्यूशन बताऊंगा, नहीं तो हिंट बता दूंगा तो काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत सारे तो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो ये जो पहला सवाल है इस तरीके से बोल रहा है कि आधा डिस्टेंस कितने से चला है, v0 से चला है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आधा डिस्टेंस बचा, उस आधा को भी आधा करके v1 से चला है और फिर आधा डिस्टेंस को v2 से चला है। तो कुछ कभी भी सवाल होना, देखो फिजिक्स का करने का तरीका यही होता है कि घबराहट में गलती हो जाती है ना, कभी कभी लगता है कि सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोलता हूं कि फिजिक्स का सवाल हो तो जितनी पॉसिबिलिटी हो, अगर डायग्राम बनाने की तो बना लो जैसा पॉसिबिलिटी हो। अभी मेंस में तो बहुत छोटा छोटा है स्टेटमेंट, एडवांस का दोगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा मिलता है। तो अगर कभी बड़ा मिलता होगा तो ऐसे होता होगा कि आधा पढ़े ऊपर का, फिर नीचे का पढ़ रहे तो ऊपर वाले भूल गए क्या है, ऐसा होता होगा। तो उसके लिए तुम क्या करो ना, डायग्राम बनाओ, जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखते जाओ, तो फिर ऊपर की चीजें जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको दो पार्ट में बांट लिया, ये हो गया दूरी d/2, फिर इसको भी दो पार्ट में बोल रहा है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा d/4। अच्छा एक और तरीका बता रहा हूं, ये जो d हम लोग मान रहे हैं ना, तो तुम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। जैसे मैं बोलूं कि इसको ऐसे मान लें, मैं इसको मान लेता हूं 10 मीटर मान लेता हूं, 10 किलोमीटर मान लेता हूं, जो भी है 10 मीटर मानेंगे तो इसको 5 कर लेना, इसको 2.5 मतलब और अच्छा करने के लिए पॉइंट में आ गया। ये तो हम लोग मान रहे हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं। 20 मान लेता हूं तो 10 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, इंटीजर में आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो d/2 हमेशा अगर मीन की बात करें, एवरेज की बात करें, अभी वेलोसिटी है, एक ही पाथ है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक ही होगा जब तक रिटर्न का केस ना हो। तो इसका टाइम निकालते हैं, इसका टाइम निकालते हैं, इसका टाइम, एवरेज निकालने का एक ही तरीका है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसके अलावा कुछ मत लगाना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग d आ गया है, टोटल टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा, ये रफ्तार है v ना, v0, तो ये टाइम हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाई v0 प्लस ये टाइम कितना हो जाएगा d/4 डिवाइडेड बाई v1 प्लस d डिवाइडेड बाई 4v2। ये तरीका एक तो हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका, अगर डिस्टेंस बराबर होता है, दो वेलोसिटी है और डिस्टेंस बराबर है, तो तुम लगाओगे 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अच्छा 3 हो गया तो 3 वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस क्या है, तो 2 की जगह क्या कर लेना, और नीचे क्या करोगे, 2 का गुणा करके रखोगे, v1 v2 प्लस 4 हो गया तो 4 कर लेना, कितने का गुणा करके रखोगे, v1 v2 v3 v2 v3 v4 v3 v4 v1, अब ऐसे पूरा आ जाना चाहिए ना, ये तरीका है। तो ये दूरी बराबर है ना ये, तो इसको क्या कर लेते हैं v1 v2, तो इसका आ जाएगा एवरेज 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसको मैं मान लेता हूं मसाला m, अब इतने का एवरेज है m, इतने का एवरेज है v0, अब फिर से डिस्टेंस बराबर है तो फिर क्या लगा देंगे 2v0 इंटू मसाला डिवाइडेड बाई v0 प्लस मसाला की वैल्यू रख लेना, आंसर हो जाएगा। बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा, रीजन क्या है, ये जो सवाल था ना, ये जो बोला है कि हाफ डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस नहीं होगा, हाफ टाइम, ये फेमस सवाल है ना ये, तो हाफ टाइम होता है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन मैच करता है, समझ में आया, कौन सा मैच करेगा, डी वाला। कोई दिक्कत है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं कि ऐसे बोलता है ना कि कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का 1/3 और 2/3 ऐसे चलता है ना, कहेगा कि डिस्टेंस है इसका 2/3 मान लेते हैं, v1 रफ्तार से चला, तो बचा कितना 1/3, 2/3 डिस्टेंस v1 से चला और रिमेनिंग v2 से चला, तो एवरेज पूछेगा। तो एक तरीका तो यही है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस d मानते हैं,
अगर 2/3 बोला ना तो तुम 30 मान लेना, 60 मान लेना, 90 मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी कितना मान लेना, 2/3, 2/5 बोलता तो 1/5 बोलता तो 50 मान लेना, 100 मान लेना। कैसे मान लो, समझ आ रहा है? 5 का मल्टीप्लीकेशन, 1/7 बोलता, 2/7 बोलता, 3/7 बोलता तो तुम 70 मान लेना। इससे कैलकुलेशन आसान होगा, जल्दी होगा। जब तुम 30 सेकंड ज्यादा लगाओगे, 30 सेकंड बचा लोगे तो उसको दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर लोगे। चलो देखो दूसरा, A uniform chain of length 2 मीटर एंड मास 0.5 kg ओवर। एक टेबल है, टेबल पर रखा हुआ है एक चेन है जिसका कितना पार्ट है इस पर लाइंग ऑन द टेबल, 2/3 है। ये चेन है, 2/3 ऊपर रख दिया और 1/3 हैंगिंग कर रहा है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि कंप्लीट स्लिप होगा ना, नीचे आ जाए, हमको लग रहा है यही होगा, स्लिप होगा। तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब बाद में सिचुएशन क्या होने वाला है, बाद में सिचुएशन ये होने वाला है कि नहीं? तो ये इस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी है और इस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो चेंज हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी वही तो हुआ होगा। फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन होता तो थोड़ा सोचना भी पड़ता। विदाउट फ्रिक्शन है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने, दोनों को चेंज कर देंगे, वही काइनेटिक एनर्जी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान क्या देना है, जब कभी भी हैंगिंग की बात होगी, जब वर्टिकल कोई रॉड होगा या वर्टिकल ऑब्जेक्ट होगा तो पोटेंशियल आसान नहीं है ना, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा? मान लो रेफरेंस, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस मानना जरूरी होता है। किसको मानना जरूरी होता है, कहां मानना जरूरी होता है? कहीं भी मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल लिखते हैं हमेशा। तो कहीं भी मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो इसी को मान लिया मैं, या टेबल को ही मान लिया, तो क्या हर एक मास अलग अलग डिस्टेंस पर है क्या, हर एक चेन का? तो mg का पोजीशन अलग अलग दूरी पर है, तो उसे इंटीग्रेट करके कर लेते हैं। बट होता क्या है पोटेंशियल एनर्जी, mgh, ये तो पढ़े हो। अच्छा इसमें भी g क्या है, g एक्चुअल में g ना बोल करके हम लोग इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, u बराबर m g इफेक्टिव इंटू h। जी इफेक्टिव क्यों बोल रहा हूं मैं, हो सकता है पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा हो तो जी इफेक्टिव अलग हो जाएगा, हो सकता है पूरा सिस्टम नीचे आ रहा हो, एक्सेलरेट हो रहा हो, रिटार्ड हो रहा हो, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक्सेलरेशन रहेगा, रिटार्डेशन रहेगा तब, तो ऊपर जा रहा हो तो अलग हो जाएगा जी इफेक्टिव। एच पता है क्या होता है, एच रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी होती है। तो पॉइंट मास करते थे तो एच ले लेते थे, ये पॉइंट मास नहीं है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीच में होगा। इसलिए हमें अगर जो भी लेंथ होगा तो उसका आधा लेना पड़ेगा। समझा रहा है क्या मेरी बात? तो यहां जी इफेक्टिव होता है, एच की जगह सेंटर ऑफ मास होता है उस ऑब्जेक्ट का। जैसे तुम किए होगे, रिंग है, इसका पोटेंशियल एनर्जी, डिस्क है, इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका भी mgh ही होता है। बट h क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होता है ना, 2r/π ना शायद, हाँ? तो ये दूरी लेंगे, लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है। यूनिफॉर्म के लिए, पॉइंट मास के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं। तो ये कितना है, अगर ये 2/3 है तो ये कितना होगा, 1/3। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, u। अब अच्छा ये भी गलती होता है जल्दबाजी में, मास m ले लेते हैं, कुल मास थोड़ी है ये, इसी का ना लिखना है। तो अगर 2/3 इधर है, 1/3 इधर है, तो मास यूनिफॉर्म है तो m/3 होगा। तो मास क्या लिखेंगे, m/3 इंटू जी रहेगा, और h की जगह क्या रखोगे, 1/3 कि 1/6? लेंथ देख लेना, मैं अभी ऐसे ही h/6, ये इनिशियल हो गया। अब फाइनल लिखेंगे तो मास पूरा हो जाएगा, g हो जाएगा, अब पूरा h है तो क्या लिखेंगे, h/2। समझ में आया? और जो चेंज आएगा वही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट किया जाए, चलो। तो मुझे बताने लायक है नहीं, x और t का ग्राफ है, स्लोप देख लेना, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा जो कट कर रहा है उस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, जहां कट कर रहा है, हाँ पोजीशन सेम है, वहां पर मिल रहे होंगे ना,
अच्छा, मिल रहे होंगे कि केवल पोजीशन एक बार बराबर हुआ होगा? मिल रहे होंगे ना, क्रॉस कर रहा है। तो एक और चीज इसमें बता दे रहा हूं, इसको डिस्कस करने लायक सवाल नहीं है। जैसे कभी कभी सवाल बोलता है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 ना, और कहेगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ 4 सेकंड में, 2 सेकंड में, जितना भी होगा। तो ये आसान है। अगर मैं यही लिख दूं x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस t नहीं है ये 4 है, i प्लस 4, दोनों में बहुत अंतर है। ये बहुत कठिन मान लिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि टाइम क्या दिया है। मान लो मैं 5 सेकंड दे देता हूं, 4 सेकंड दे देता हूं, 1 सेकंड दूंगा तो आसान है, 2 सेकंड दूंगा तो भी आसान है, लेकिन 4 सेकंड 5 सेकंड दे दिया ना तो ये वाला थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये वाला तो आसान है। कैसे कैसे मैं बोल रहा हूं, अगर किसी इक्वेशन में कुल प्लस रहे, इसका मतलब पोजीशन बढ़ते जा रहा है, वापस आने की टेंडेंसी, लेकिन अगर कहीं माइनस दिख जाए तो वापस आ सकता है, और वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस के लिए दिक्कत। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल में फाइनल पर डिपेंड करता है, बट डिस्टेंस पूछ देगा तो, और डिस्टेंस पूछता है, और डिस्टेंस का कभी भी सवाल आएगा तो खतरनाक होता है, बता दे रहा हूं। डिस्टेंस का कभी भी सवाल आएगा तो, पैराबोला में जब प्रोजेक्टाइल में तुम पढ़े होगे पैराबोलिक पाथ का, तो डिस्प्लेसमेंट तो रेंज हो गया, बट डिस्टेंस बहुत खतरनाक है कैलकुलेट करना कभी, इस पाथ लेंथ। जो रोलिंग में पढ़ते हो, जो पार्टिकल रोल करता है तो पार्टिकल ऐसे कुछ जाता है, साइक्लॉइड होता है वो पैराबोलिक नहीं होता है, उसका डिस्टेंस निकालना 8 r होता है ना, बट निकालना बड़ा कठिन है। वो तो याद है ना 8 r? पैराबोला बता दो, याद है? पैराबोला में पार्टिकल को फेंका गया तो बताओ कि इसका पाथ कितना होगा, पाथ लेंथ। तो जब भी डिस्टेंस का सवाल आता है ना बड़ी कठिन होता है। तो इस ऐसे सवाल करने के लिए तो तुम्हें ऐसे देखना पड़ेगा कहां से रिटर्न आ रहे हैं, फिर इसके बाद वहां से रिटर्न वाले का निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, और फिर रिटर्न से जहां तक पूछा हो तब न जोड़ोगे। अब मैं ऐसा सवाल, चाहे ऐसा वाला हो चाहे ऐसा वाला हो, आसान कैसे करोगे, तुरंत वेलोसिटी निकालना। इसका वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t माइनस 4। ये देख लेना कि ये कब जीरो हो रहा है, तो जीरो कब हो रहा है, t इक्वल टू 2 पर, ये ना जीरो हो रहा है। इसका ग्राफ बना लेना, ग्राफ बनाने आता है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव है, कहां से स्टार्ट होगा, क्या -4 से स्टार्ट होगा, यही ना सी है, और स्लोप 2 है, स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे कुछ जाएगा, और ये वेलोसिटी यहां पर जीरो है ना, ये कौन सा टाइम है, 2। अब 5 तक पूछा होगा, 4 तक पूछा होगा, तो यही ना 4 5 होगा, तो 4 पर देख लो कितना होगा, 4 गुना 8 माइनस 4 कितना होगा, ये 4 होगा, ये ना होगा। तो देखो ये है गया होगा, यहां से फिर वापस आया होगा, तो 4 पर पूछेगा तो इसका एरिया ले लेना, इसका अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा होगा तो इसको माइनस लेना और इसको क्या लेना प्लस, और डिस्टेंस पूछेगा तो कुल जोड़ लेना, उसमें घटाना उठाना नहीं होता है। तो देखो अगर एरिया देखा जाए तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0, और डिस्टेंस की बात करें तो जोड़ना पड़ेगा, 2 गुना हो जाएगा। समझा ना मेरी बात, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव के लिए नहीं। बट इसमें क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो तुरंत पोजीशन इनिशियल निकालना, फाइनल निकालना, घटा लेना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आ जाएगा, बराबर होगा। लेकिन अगर माइनस दिख जाएगा तो यही लगाना आसान होता है। समझा है क्या? आगे बात करते हैं। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v कोलाइड विद दूसरा ब्लॉक है, इसका भी मास m है, ये रेस्ट में है, और ये है m, और ये कितने रफ्तार से जा रहा है, v रफ्तार से, और ये रेस्ट में है। आफ्टर द कोलिजन एक ब्लॉक थीटा से मूव करना शुरू कर दे रहा है ना, थीटा से, और इसकी रफ्तार कितना दे रहा है, v/3। तो दूसरा बोल रहा है कि कितनी रफ्तार से जा रहा होगा, तो क्या सोचोगे, जानते हो? हाँ, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जानते हो पहले दिमाग में क्या आता है, अच्छा इलास्टिक कोलिजन है, अच्छा जितना भी कोलिजन पढ़ोगे ना तो तुम सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व किए होगे, ये किए होगे ना, तो दिमाग में तुरंत मोमेंटम का आता है। अब मोमेंटम का आएगा तो थीटा आना शुरू हो जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन की बजाय कोई और कोलिजन दिया होता है तब तो तुम्हें सोचना पड़ता,
ऑब्लिक कोलिजन में अगर ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले, और कोलिजन इलास्टिक हो तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्व करना, और अगर ऑब्लिक कोलिजन नहीं है तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करना, क्योंकि चाहे कोलिजन किसी भी तरीके का हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं होता है। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाया जाता पता है? कंडीशन है ना, वो कंडीशनल है एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगा पाओगे जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। नहीं ऐसा नहीं, तो रोलिंग में फ्रिक्शन होता है फिर भी एनर्जी कंजर्व करते हैं, पता है कि नहीं? इंक्लाइन से आता है पार्टिकल, नहीं इंक्लाइन से रोल करते हुए फ्रिक्शन रहता है फिर भी एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है ना? नहीं, तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है तब भी हम लोग लगा लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो उससे कोई लेना देना नहीं है, एक्सटर्नल हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका वर्क डन नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी जीरो। फ्रिक्शन वहां रहता है, जानते हो फ्रिक्शन वहां जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन रहता है ना वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता है, इसलिए उसका वर्क डन क्या होता है, इसलिए एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, उसका वर्क डन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? दूसरी बात, जैसे मैं बोलूं कि ये पार्टिकल है, एक बॉल है, इसके पास, इसको एच हाइट ऊपर रखा हूं मैं रेस्ट में, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 20 है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितना है 20। इसको छोड़ूंगा जमीन पर जाएगा, जस्ट टच करने वाला होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है 20, इसको छोड़ा जस्ट टच करने वाला है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 20। कितना होगा? किसके पोटेंशियल को? अरे अर्थ है ये धरती है, धरती का जीरो ही मानेंगे ना, सरफेस पर तो जीरो मानते हैं, विस्कस फोर्स कुछ नहीं है, एयर ड्रैग वगैरह कुछ नहीं है, 20 जूल रहेगा, ये भी गड़बड़ है। तो जानते हो क्या किए? एनर्जी कंजर्वेशन किसी पार्टिकल का नहीं होता है, सिस्टम का होता है। तो ये जो 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी बता रहा था ना, ये क्या पार्टिकल का था? ये 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल और अर्थ सिस्टम का था। जब ये नीचे गया तो तुम काइनेटिक एनर्जी कुल कह रहे हो कि पार्टिकल का है, सिस्टम का होना चाहिए। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बराबर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। तो होता क्या है एक्चुअल में, जब यहां पर 20 था और यहां गया ना तो हम लोग लिखेंगे क्या, हाफ, इसका मास मान लो m1 बोल रहा हूं, तो हाफ m1 v स्क्वायर अब प्लस हाफ m2 v स्क्वायर बराबर 20। बट ये जो अर्थ है ना इतना मास ज्यादा है, अच्छा जानते हो 20 से छोड़ो तो इसके पास काइनेटिक एक्चुअल कितना आता है 19.999923 बार, ये इसके पास आया। अब बाकी जो बचा 0.0001 वो किसके पास गया? अर्थ के पास गया। ये दोनों का मिल करके 20 है, बट इतना कम होता है इसका अर्थ का कि इसका 20 बोल देते हैं। तो हमेशा एनर्जी किससे कंजर्व होता है? सिस्टम का, किसी पार्टिकल का एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। इसीलिए रावण कहता था, रावण फिजिक्स आती थी, इसीलिए कहता था मैं चलता हूं तो धरती कांपती है, फिर वो पेन गिराया तो बोले इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आया तो ये ऊपर आया होगा ना। अब देखना होगा तो कहीं छत से कूद करके देख लेना, तुम नीचे जाओगे धरती ऊपर आएगी, अब तुम नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे फिर नीचे नहीं आओगे। चलो देखो तो इसमें क्या कंजर्व कर लोगे? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, जीरो सिस्टम का ना, तो ये सिस्टम एक हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बाद में इसका वेलोसिटी v/3 है, दूसरे वाले का हाफ mv1 मान लेना, हो जाएगा। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये कितने लोग कर लिए थे बताओ? ठीक ठाक लग रहा है, ये नहीं किए थे, गलत आंसर आ रहा है। अच्छा चलो देखो इसमें दो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए तो वो हो जाता। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ऐसे मिला लेते हैं ना, कभी कभी तीनों बराबर देके देता है, तीनों बराबर। तो मैं ये थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूं, बता सकते हो थीटा?
ये क्या है आर में, ये ट्रायंगल में देख लेता हूं। तो ये ट्रायंगल बाहर खींचा तो ये क्या आर है, ये कितना है 3r है। तो ये थीटा नहीं बता दोगे, बेस पता है, हाइपोटेनस कॉस थीटा लिख दूं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा r बाई ये होगा। तो बड़े वाले का बनाते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। कह रहे हैं कि आइडेंटिकल है ना, मतलब आइडेंटिकल मतलब कि डेंसिटी बराबर है ना। ये बड़ा है तो इसका मास ज्यादा होगा। अगर मैं इसका m मानूं तो बताओ इस बड़े वाले का मास कितना होगा, कैसे पता कर लोगे, एरिया से ना, वॉल्यूम से, डिस्क है ना ये सिलेंडर है क्या, तो लेंथ बराबर है तो मतलब ये रेडियस से ही पता होगा ना, एरिया से ही पता होगा। तो इसका मास कितना हो जाएगा 4 है। तो इस बड़े वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो नीचे की तरफ क्या होगा 4 mg और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा n। क्या दोनों का नॉर्मल बराबर हुआ होगा, एक इधर की तरफ भी क्या लग रहा होगा n ही मान लेता हूं, चलो n1 मान लिया क्योंकि दो अभी एक और बनाएंगे। तो एंगल देख लेते हैं, अगर ये यही ना नॉर्मल होगा, ये ना ये अगर ये थीटा माना हो तो क्या यहां भी थीटा होगा, ये थीटा होगा कि नहीं होगा। तो इधर क्या मिलेगा n1 cos थीटा, ये तो बराबर होगा, कट जाएगा। ऊपर क्या मिलेगा 2 n1 sin थीटा इक्वल टू 4 mg। इक्विलिब्रियम में है, एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब दूसरा कहां से बनाया जाए, छोटे वाले का एक बना लेते हैं। तो छोटे वाले का बनाया जाएगा तो नीचे की तरफ क्या रहा होगा mg और एक ऊपर क्या रहा होगा अलग नॉर्मल n2 बोल देता हूं। a इस पर लगाया होगा तो ये वाला भी तो इस पर लगाया होगा, तो इसको बोल देता हूं इधर की तरफ, इसका देख लो चाहे इसका देख लो, किसी का भी, इसको बोल देता हूं क्या n1। सही है। अभी भी ये एंगल कितना होगा थीटा। फ्रिक्शन है कि नहीं है तो फ्रिक्शन लगा लेते हैं। तो डायरेक्शन देख लेंगे फ्रिक्शन का, ये इधर ढकेल रहा होगा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा इधर ना, हाँ इधर लग रहा होगा। ठीक है, बराबर कर लेते हैं n cos थीटा, n1 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इक्वल टू क्या लिखोगे म्यू इनटू इसी का नॉर्मल ना क्या है अच्छा इसको लिखते हैं, थोड़ी देर में लिखते हैं, अभी उसका इक्वेशन देख लेंगे। तो अब दूसरा क्या बनेगा n1 sin थीटा प्लस n2 बराबर mg, ये ना होगा। हाँ बोलो फ्रिक्शन क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल क्या रहेगा n2 ही ना रहेगा। मैं यहां पर नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल मतलब ये, अरे इससे क्या मतलब है इससे, अच्छा एक इसको बता रहे हो, अच्छा नीचे है ना, ठीक है इसको सही कर लेंगे, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं। तो क्या यहां पर केवल n2 ही ना होगा, ये एक एक्सप्रेशन क्या बनेगा n2 इक्वल टू n1 sin थीटा प्लस mg। सही है, इतने इक्वेशन है, सब सॉल्व हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करोगे, वहां से। क्लियर हुआ क्या, एकदम स्मूथली आराम से करते रहना है। ये भी बता दूंगा एग्जाम के लिए कि एक सवाल कम करना लेकिन सब सही करने की कोशिश करना, कुल करके 4 गलत हो जाए कोई मतलब नहीं निकलेगा, एक कम हो चलेगा, कुल सही होना चाहिए। चलो अगला देखो, ये तो मुझे लग रहा है बताने लायक नहीं है। The moment of inertia of circular disc of mass m and radius are about n axis passing through the center of। अच्छा अगर मान लो किसी सवाल को कुछ और पूछता, ये जो बोला है ना पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो तुम्हारे जानते दिमाग में क्या होगा सर, ये वाला एक्सिस यही नया होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे होगे mr²/2। क्यों ये वाला, यही वाला क्यों आया, क्या ये नहीं है सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, है ना, ये नहीं है सेंटर ऑफ, मतलब कुछ भी हो सकता है, डायमीटर वाला भी हो सकता है। तो
तो ये भी हो सकता है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कुछ भी मान लो, लेकिन इसके अलावा कुछ और होता है ना, तब सोचना पड़ता है, तब कठिन हो जाता है। तब उसमें पूरा बताना पड़ता है कि सेंटर से पास करने वाला वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है कि प्लेन में है, तब ये बनाते, चाहे ये मतलब बनाते, परपेंडिकुलर होता तो ये बनाते। खैर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आर पर ही डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या आ रहा था इसका, सबका आया है? ओके गुड। जरा ये भी कर लिए होगे। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होती है मिनिमम? किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत पड़ती है? बोलो। किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत पड़ती है? जेएनबी वाले इतना डल टाइप के तो नहीं होते हैं, क्यों? आगे लेट आने वाले ऋतिक रोशन साहब बताइए क्यों, मतलब कितना मिनिमम कितना होना चाहिए? फ्रिक्शन, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए कम से कम कितना फोर्स होना चाहिए? इसको रोटेट कराना है, कम से कम कितना फोर्स होना चाहिए? इस दरवाजे को रोटेट कराना है, कम से कम कितना फोर्स होना चाहिए? कम से कम नंबर, मैं नंबर बोल रहा हूं, 1 फोर्स होना चाहिए, 2 फोर्स होना चाहिए, 4 फोर्स होना चाहिए, 10 फोर्स, ऐसे नंबर की बात कर रहा हूं मैं। मिनिमम कितना फोर्स होना चाहिए? 2, 1 से नहीं होगा कभी। मैं कह रहा हूं कि ये देखो 1 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों? 1 से तो हो रहा है, ये नहीं देख रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कह रहे हो कि 1 ही होना चाहिए। अच्छा, एक फ्रिक्शन है क्या? एक फ्रिक्शन है, चलो इसको 1 होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? ये सवाल है, इसको तो कर लिए होगे, यहाँ पर F लगा होगा, टॉर्क लिखे होगे ना। उनको एक सवाल बहुत फेमस है और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। इस पार्टिकल के पास केवल एक लीनियर वेलोसिटी है v, है ना, और फ्रिक्शन है इसके पास, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? बताओ कितना फोर्स लगा है इस पर अभी? कितना फोर्स लगा है? एक ही ना, एक ही फोर्स है F। कुछ देर बाद ये रोल करना शुरू करेगा, रोल मतलब रोटेट करना शुरू किया होगा तभी रोल कर रहा होगा। अभी लीनियर वेलोसिटी होगी ना, अभी तो क्या हो रहा होगा? अभी ये जैसे ही चलना शुरू किया होगा, रिटार्डेशन हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, क्या वेलोसिटी कम हो रही होगी? अब क्या यहां पर अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो इसको रोटेट भी कराना शुरू किया होगा, टॉर्क बन रहा होगा, और टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे? F इंटू mg, तो 0 होगा टॉर्क, mg का टॉर्क कितना होगा? तो F इंटू आर बराबर क्या लिखोगे? I अल्फा। तो अल्फा बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? सॉरी, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा बढ़ना ना तो बढ़ रहा होगा ना तो घट रहा होगा। F इंटू आर डिवाइडेड बाई, ना तो F चेंज होने वाला है, ना तो रेडियस चेंज होने वाला है, ना तो I, ये कांस्टेंट है। ओमेगा, क्या अल्फा है तो ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा होगा तो ये बढ़ता हुआ होगा कि घटता हुआ होगा? अभी ओमेगा क्या है? 0। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ओमेगा क्या करेगा? इंक्रीज, और वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कंडीशन आएगा ना कि v डैश हो गया होगा बराबर r ओमेगा डैश हो गया होगा, और जैसे ही ये हुआ होगा तो क्या करना शुरू कर गया होगा? सवाल ये होता है कि कितने टाइम बाद, कितने दूरी बाद रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा, और जब रोल कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी? क्वेश्चन समझ में आया? ये तुम लोग ट्राई करना, ऐसे ही करना है। तो वेलोसिटी घट रहा होगा, ओमेगा बढ़ रहा होगा, और कहीं ना कहीं प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है v इक्वल टू, ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है, ये भी बता रहा हूं मैं, ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है v इक्वल टू आर ओमेगा। अरे हाँ ना बोल दो, ये प्योर रोलिंग का तभी कंडीशन है जब ये जो सरफेस है ना, ये वाला, ये रेस्ट में होगा। प्योर रोलिंग का कंडीशन है कि जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो सरफेस है,
उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो रेस्ट में है इसलिए v इक्वल टू आर ओमेगा है। ऐसे करते हो ना, अगर रोल करता होगा तो v इधर दिखाते होगे पार्टिकल पर और आर ओमेगा इधर दिखाते होगे, कहते हो कि ये रेस्ट में है तो v इक्वल टू आर ओमेगा। अब प्लैंक मान लो कि v डैश से चल रहा होगा इधर की तरफ, प्लैंक ये जो इस पर रखा गया है, तो जानते हो कंडीशन क्या होगा? v माइनस आर ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए? अब ये पेरोलिंग का कंडीशन हो गया, एडवांस की बात हो रही है ये। जब प्लैंक चलेगा तो कंडीशन ये हो जाएगा। तो याद क्या रखना है कंडीशन कि इसकी नेट वेलोसिटी जो कांटेक्ट में पॉइंट है उसकी नेट वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? प्लैंक के सरफेस के वेलोसिटी के बराबर, तो प्योर रोलिंग होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया क्या? यही बोलते हैं कि ये ज्यादा हो जाता है ये कम हो जाता है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं, और ये ज्यादा हो जाता है ये कम होता है तो क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लिपिंग। समझ में आया क्या? इसको बताना पड़ेगा, देख लो जल्दी से देख लो। सेंटर पर फोर्स लगाया है, नीचे की तरफ mg होगा, mg का टॉर्क क्या होगा? 0। F बराबर क्या लिखोगे पहले? m इंटू ए, इक्वेशन 1 हो गया। फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन नहीं है? रहेगा ये ना, ये फ्रिक्शन लगे तो गलत हो गया ना, ये क्या लिखोगे? F माइनस एफ बराबर m ए, इक्वेशन 1। दूसरा कहां से लिखोगे? टॉर्क से। किसका टॉर्क बचेगा? केवल इसका। अच्छा इसके वर्ड लिख रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन का बचेगा, तो क्या लिखोगे? F इंटू आर बराबर आई अल्फा। प्योर रोलिंग कर रहा है क्या, तो A इक्वल टू आर अल्फा लिख लेंगे, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यहां से F निकालना, F की वैल्यू यहां पुट कर लेना और सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये सही जो यहां पर है तो बहुत आसान सा है, छोटा सवाल है। ये जानते हो कहां पूछा हुआ है? लिखूंगा तो शायद तुम लोग हंसोगे तो नहीं। जेईई मेंस में पहले पूछा था, नीट वाले कॉपी कर लेते हैं ना, तो नीट में भी पूछा हुआ सवाल है ये। और आंसर मुझे लग रहा है कि कहीं ये तो नहीं है, यही है। मैं तुम लोग को अलग सवाल बताता हूं। ये शुरुआत वाला ओमेगा है ना, ये ओमेगा है ना ये तो। कैसे लिखे होगे मैं तरीका भी बता दे रहा हूं। बोले होगे कि यही, अच्छा इसको ऐसे भी बोलता है, इसको रस्सी से बांधा रहेगा और कहेगा इसको काट दिया गया, तो बताओ कि इसका इनिशियल एंगुलर क्या होगा ना। या यहाँ पर एक हिंज दिया होगा, कहेगा हिंज को निकाल दिया चाहे इसको काट दिया, तो पहले यहाँ पर क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा, इसमें टेंशन कुछ रहा होगा T1, इसमें टेंशन रहा होगा, तो जब काटा गया होगा तो क्या गायब हो गया होगा? टॉर्क लिख लेंगे किसी के बोर्ड, किसके बोर्ड लिखोगे? इसी के बोर्ड घूम रहा है ना, तो इसका भी काम खत्म, केवल क्या बचा है? mg। कितने दूरी पर है? तो mg इंटू L/2 इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होता है? ml स्क्वायर बाई 3, इसी के बोर्ड ना, इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गया, अल्फा ही पूछा है ना। इनिशियल ओमेगा क्या है इसका? 0। ये ओमेगा नहीं अल्फा है। हमसे सवाल क्या पूछेगा, थोड़ा सा और अच्छा करे तो कहेगा कि जब ये थीटा एंगल रोटेट किया होगा तो बताओ कि उस समय अल्फा क्या रहा होगा। अल्फा कांस्टेंट लग रहा है कि वेरिएबल लग रहा है? क्या यहां तो देख के किसी एक पॉइंट पर तो कांस्टेंट ही माना जाएगा ना। कोई भी कितना भी वेरिएबल हो तो एक पॉइंट पर क्या माना जाता है? किसी एक टाइम पर क्या माना जाता है? कांस्टेंट। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो यहां से नहीं बताया जा सकता है कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। कहा कि थीटा जब ये रोटेट करके गया होगा नीचे तो ऐसे नहीं हुआ होगा, ये था ऐसे रोटेट किया होगा। कहा अब बताओ कि अल्फा क्या होगा, बताओ कि ओमेगा क्या होगा, ये सवाल पूछेगा। बताओ एनर्जी क्या होगा। जानते हो और बेहतरीन क्या सवाल बनेगा? कहेगा कि जब इसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे इक्विलिब्रियम में है, इसको डिस्प्लेस करा के छोड़ दूंगा तो क्या SHM करेगा? है? अरे यहां मतलब ऐसे नीचे आ गया है, इस तरीके से है, यहां हिंज है, मतलब ये धागा को नहीं मैं बोल रहा हूं, यही सवाल है। रॉड इस तरीके से हो गया, यहां पर हिंज है, अगर अब डिस्प्लेस करके छोड़े तो क्या SHM करेगा? करेगा। अगर तो बोलेगा कि सवाल पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। देखो कितना सवाल इसी से बनते जा रहा है। तो अगर अल्फा एंगल वाला बात करें तो ठीक है, कुछ ऐसे एंगल आया होगा, ऐसे रॉड हुआ होगा, कितना एंगल घूम गया होगा? ठीक है। mg अभी भी किधर होगा? नीचे की तरफ। और mg का ही टॉर्क लिखना है, तो पता ना टॉर्क लिखने के लिए या तो परपेंडिकुलर फोर्स ढूंढ लो या परपेंडिकुलर आर ढूंढ लो। तो इसका mg का अगर ये थीटा है, क्या ये थीटा होगा?
क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? इसके परपेंडिकुलर क्या ये थीटा होगा? इधर की तरफ क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। इधर क्या आ जाएगा? और जिसका टॉर्क क्या होगा? 0। इसका टॉर्क 0 होगा ना? क्यों 0 होगा? इससे पास कर गया ना ये। तो ये बचा कितना दूरी है? तो लिखेंगे mg cos थीटा इंटू L/2 इक्वल टू mL²/3 इंटू अल्फा। m से m कट जाएगा, L से L कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3g cos थीटा डिवाइडेड बाई 12। ये जनरल अल्फा है, कहीं का भी है। अगर कहेगा कि शुरू में बताओ तो थीटा क्या रख दोगे, और कहेगा कि जब नीचे आ जाएगा तो थीटा क्या रख दोगे? रख लेना 90। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये थीटा कांस्टेंट लग रहा है कि वेरिएबल है? सॉरी अल्फा, अल्फा। तो ओमेगा, ओमेगा के लिए क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी नहीं लगाया जाता है जब ए कांस्टेंट हो, अल्फा कांस्टेंट हो। अगर कहेगा कि बताओ कि अभी ओमेगा कितना है, तो कैसे करोगे? ओमेगा डी, ओमेगा बाई डी थीटा। अरे वी डी वी बाई डी एक्स जानते हो ना? सब बदल लिया, बदल लेना। v को सर्कुलर में ओमेगा कर लेते हैं, x को थीटा कर लेते हैं, ये ना करते हैं? तो यहां ये रख करके करेंगे तब जाकर के ओमेगा आएगा। इनिशियल 0 है, इंटीग्रेट करें। समझ में आ रहा मेरी बात? इंटीग्रेट करके ओमेगा पूछेगा। ये सब आगे सवाल पूछा जा सकता है, ये सब तो पूछा गया है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट करेक्ट किया जाए। ये जो मैं बता रहा हूं करना जा करके, ये सब निकालना कि अल्फा तो मैं निकाल दिया, ओमेगा क्या होगा। मैं बोला कि यहां से अगर ऑसिलेट करा दिया जाए, डिस्प्लेस करा दिया जाए तो ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा, प्रूफ करना। और इसके बाद टाइम पीरियड निकालना, ये सब करना। सवाल में ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। कौन सा? यहां पर नहीं तो फिर इसके बारे में जानना पड़ेगा ना, इस स्ट्रिंग के बारे में जानना पड़ेगा, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे, और भी इंफॉर्मेशन देना पड़ जाएगा, है ना? तो ये हिंज करके मतलब बोले ऐसे सवाल रहेगा। अगर ये सवाल रहेगा तो ऐसे रहेगा, इधर रस्सी इधर हिंज, कहेगा इसको काट दो तो आएगा ना, नीचे जाएगा फिर वापस आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ सकता है। एडवांस मतलब एक कठिन नहीं होता है ना कि कुछ भी पूछ ले। मैं कहूं कि ऐसे मुंडी हिला है तो बताओ कि वो कितने वेलोसिटी, अरे कुछ तो सेंस होना चाहिए ना। दुनिया में सवाल तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पूछ लेगा जो जिसका कोई और छोर ही ना हो, है ना? और एडवांस मतलब ये नहीं होता कि खूब कठिन हो। एडवांस मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कठिन नहीं पूछता है वो इंजीनियर तैयार करने जा रहा है, वैसे भेड़ बकरी की तरह कुछ नहीं, कुछ भी। तो वो जानना चाहता है कि तुम्हारे पास सोचने की क्षमता कितनी है, तुम्हारा आईक्यू कितना है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ये पूछा। नहीं तो अच्छा, इसीलिए एडवांस होना, एक चैप्टर से तुम कहोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल नहीं आता है, मिक्स करके आता है। तो जो अभी कुछ दिन बाद फिजिक्स में मैं शुरुआत करूंगा रिवीजन का, उस रिवीजन में जैसे तुम पढ़ते होगे ना, सीखते होगे, तो रोटेशनल का केवल सवाल सीखते हो, एसएचएम में एसएचएम का सवाल सीखते हो। जब एडवांस में आता है तो कहते हैं कि ऐसा सवाल तो हम देखे ही नहीं आज तक। कैसे देखोगे? वो रोटेशनल, एसएचएम, फ्लूइड कुल मिला करके दे रहा है। जब मिक्स वाला सवाल देखोगे तब ना समझ में आएगा। और कब आता है? जब पूरा पढ़ लेते हैं चीजें, तब समझ में आती है। क्योंकि पढ़ी तो पढ़े तो सीख रहे थे ना कि रोटेशनल क्या है, एसएचएम क्या है, हीट थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये सब सीख रहे थे। अब सीख चुके हैं, अब मिला के। तो थोड़ी देर में मैं एडवांस के लिए शुरुआत करने वाला हूं, तो उसमें करेंगे हम लोग। नेक्स्ट करो इसको, अ क्यूब ऑफ साइड, ये बताने में लायक है। ये क्या करोगे? एम एस डेल्टा टी बराबर इक्वेशन लगा दो ना, हो जाएगा ना। ये तो ऐसा तो नहीं किसी के मन में है कि बता दिया जाता, काश तो मेरा मेंस में हो जाता। चलो देखो आगे देखो, ये भी वैसे ही कुछ है। अब परफेक्ट गैस गोज फ्रॉम, ये 2 बार लगाओगे ना, 2 बार इक्वेशन लगा देना। क्या होता है इक्वेशन? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस होता है माइनस प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एक बार लगा करके यहां से जो इंफॉर्मेशन क्या कर दिया है, हीट दिया है और वर्क डन दिया है, तो क्या निकालोगे? डेल्टा यू। और फिर डेल्टा यू यूज करके फिर क्या निकालोगे? अब इसमें क्या समझना है
या तो वर्क डन आया होगा, या तो प्लस आया होगा, या तो अगर प्लस आ जाएगा तो क्या समझोगे? वर्क डन। अब माइनस आया होगा तो ये होता है ना, बस ये ध्यान रखना। ये बोला पहली बार। अच्छा एक और तुम लोग को इसमें बता दे रहा हूं, 20 30 तो जानते हो 60 फिक्स है, याद रखना 20 30 60। लेकिन कौन सा मिरर होना चाहिए? कॉन्केव। ये कॉन्केव है ना, तो 20 30 60। ये 20 है, ये 30 है, तो 60 आना तय है। ये 60 है और ये 30 है, तो 20 आना, ये पेयर है, बहुत अच्छा। 20 30 तो 60, अब 60 30 तो 20 20 20 उल्टा होता है ना। अरे इमेज और ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं ना, तो याद रखना 20 30 तो 60। अब 60 है तो ये 40 है, तो कहीं इधर बना होगा। कितना दूर? 20। अजय कितना है? 10, तो कितने पर बनेगा? 20 पर, और वही बनेगा ना, तो प्लस प्लस होगा। तो इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? m टोटल अगर 2 बार है तो m1 इंटू m2। साइन का ध्यान रखना, खासा ध्यान रखना। क्या होता है मैग्निफिकेशन? m इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाई u। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें मैग्निफिकेशन पर ही, तो एक तो ये भी पढ़े होगा ना, बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? थोड़ा सा आगे की बात करता हूं मैं। कोई भी मिरर है, और इसको देखना, जाके पढ़ना। यहां एक ऑब्जेक्ट है ना, 2 तरीके से सवाल पूछेगा। ऑब्जेक्ट है कहीं किसी दूरी पर, और कहेगा कि ये ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो क्या इसका इमेज भी एसएचएम करेगा? बोलो। अरे ये दूर जा रहा होगा तो इमेज, ये पास आ रहा होगा तो इमेज दूर जा रहा होगा, और ये दूर जा रहा होगा तो इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो तय है कि इमेज भी क्या कर रहा होगा? ऑसिलेट कर रहा होगा। लेकिन उसका कंडीशन है, इसका जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो mm में होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हें ऑब्जेक्ट मान करके उसका दूरी निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जब ऑसिलेट कर रहा है, इसका मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड 1 mm है, तो कहेगा कि इमेज का बताओ कि कितना एम्पलीट्यूड होगा। तो इसको लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं ना। तो ये भी सवाल देख लेना। या दूसरा सवाल क्या बोलेगा? कहेगा कि यहीं पर 2 mm का एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। कितने mm का? तो कहेगा इमेज का लेंथ बताओ। तो लेंथ ऐसे रखा गया ना, तो इमेज का भी लेंथ ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट देख लेना। दूसरा इसी में ऐसे बोलता है कि इस मिरर को यहां से काटा गया, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब एसएचएम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसको काट के 1 mm ऊपर कर दिया गया, इसको काट के 1 mm नीचे कर दिया गया। कितने इमेज बनेंगे? 1 बनेगा? 2 बनेगा। कहेगा दोनों के बीच का लेंथ बताओ। ये वाला कुछ कहीं इधर बनाएगा, ये वाला कुछ कहीं इधर बनाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस पूछेगा। क्या क्वेश्चन है? समझ में आया? मिरर था, अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो इमेज मान लो कहीं यहीं बना होगा, इसको ऊपर खिसका दिया है। अच्छा, ऊपर खिसकाने से ऑब्जेक्ट का इमेज जहां बन रहा होगा उसके लेंथ पर फर्क पड़ेगा? अभी भी तो यही बनेगा, बट कहां बनेगा? इसके ऊपर बनेगा या इसके? वो मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। तो मान लो कि जो ऊपर खिसकाओगे ना, तो उसका नीचे बनेगा। नीचे वाले किधर बनेगा? ऊपर। चेक कर लेना एक बार। और ये डिस्टेंस समझ में आया? और जब भी कोई खिसकाते हैं ना मिरर को, तो अपना ऑप्टिकल एक्सिस लेकर के जाता है, अपना ऑप्टिकल एक्सिस लेकर के जाता है। ये कितने लोग कर लिए थे? ये 6 सबका आया है? सिलेंडर की वजह से लिख लेना। और गॉस, ये फॉर्मूला याद है? नहीं याद होगा तो गॉस लॉ लगा लेना। अरे यहाँ इसके लिए लगाओगे तो यहाँ गॉसियन सरफेस का सिलेंडर में बनाओगे यहाँ पर, तो मान लेते हैं इसको भर दिया, पूरा डेंसिटी रो हो गया, तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। किसका लिखा जाता है? गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस मतलब 2 पाई r इंटू, अभी फॉर्मूला बना रहा हूं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अब बराबर इसके अंदर का चार्ज ना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखोगे? किसका? इसका कि अंदर वाले का? जितना में चार्ज है उतना ही ना, तो क्या लिखोगे? पाई r स्क्वायर
इंटू एल और डिवाइडेड बाई, ये किसके लिए, सिलेंडर के लिए फॉर्मूला हो गया। स्फेयर के लिए, जब स्फेयर के लिए बाहर की बात हो रही है, बाहर के, तो क्या लिखोगे, ई इंटू 4πr², सही लिख रहा हूं, इस गॉसियन सरफेस का एरिया बराबर बराबर डेंसिटी, डेंसिटी तो वही रहेगा ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, उसी स्फेयर का, तो क्या लिखोगे 4/3πr³ डिवाइडेड बाई ε0, सही है। तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला, क्यों मैं प्लस माइनस डेंसिटी की वजह से बोल रहा हूं, ऐसा कभी मत करना, सवाल ऐसे आता है, मैं डायरेक्शन की वजह से प्लस माइनस बोल रहा हूं, इसकी वजह से इधर की तरफ है और इसकी वजह से इधर की तरफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों एक प्लस रहेगा माइनस रहेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। पता है कहां, कैविटी के अंदर एक स्फेयर है और इसमें कैविटी बनाया गया, और पूछता है, ये एक बार जेईई एडवांस में पूछा हुआ था, एक स्फेयर है इसमें कैविटी बना दिया है, एक किसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, तो बोला था कि इसके अंदर फील्ड बताओ, इसके अंदर पता है क्या होता है, रो डिवाइडेड बाय 3 ε0। दो जगह सवाल पूछता है, और यही पूछेगा मैग्नेटिज्म में, पूछेगा, ये कहेगा सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, और करंट डेंसिटी जे है, तो इस कैविटी के अंदर फील्ड बताओ, तो क्या लिखोगे, बोलो, जे डिवाइडेड बाई 3 की जगह 2 कर लेना, अब 1/ε0 को जान दो क्या बदलते हैं, μ0, बाकी वही रहेगा। अब कैसे याद रखोगे, 3 और 2, क्या अगर मैं इस स्फेयर की बात करूं तो इसके पास एरिया है कि वॉल्यूम है, स्फेयर है तो एरिया की वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखते हैं ना हम लोग, तो वॉल्यूम में कितना, अब करंट डेंसिटी है तो वॉल्यूम की एरिया, तो कितना, अब कैसे बदलेंगे, समझ में आया, 1/ε0 को हमेशा क्या कर लेते हैं, μ0। ऐसे एक और सवाल, 1/2 ε0 e², देखा है कहीं, मैं इसका डायमेंशन पूछूंगा तो बता लोगे, इसका डायमेंशन, इसका यूनिट पूछूंगा तो इसका यूनिट, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी डेंसिटी है ना ये। अच्छा, अभी हो सकता है कई लोग तो भूल भी गए हैं, याद रखना, यही एक और होता है, b² डिवाइडेड बाई, बदल के देख लो, ई की जगह बी कर लेना, ε0 की जगह क्या रख लेना, ये है। ये एनर्जी जानते हो किस में रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और ये एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। और दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, दोनों डायमेंशन क्या होता है, जेई में पूछा हुआ है। एक बार ये पूछा था, आरसी का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस, और L/R सब टाइम है, ये सब के सब। एक और पढ़े होगे, P +½ ρv², याद आ रहा है कुछ, ρgh बराबर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, क्या नाम है इसका, मैं पूछूं कि ये क्या है तो बता सकते हो, ½ ρv², एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ρv² ε0 e² b² सबका यूनिट क्या होगा। और जानते हो इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकता हूं मैं, ये प्रेशर है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, तो क्या कितना हो गया प्रेशर, इसका उसका प्रेशर का ρgh का सबका बराबर। इसका असली नाम है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका नाम क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जानते हो क्या नाम है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक्चुअली में वही प्रेशर होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है, प्रेशर। तो इसको प्रेशर बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं तो इसको नहीं बुरा लगेगा कि मेरे पास तो वॉल्यूम ही नहीं बोल रहे हैं सब, इसलिए इसका क्या ना बोलेंगे हम लोग, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, जो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। बात समझ में आया क्या। एक और चीज, इसी इक्वेशन को ρg से डिवाइड कर दो, किसे डिवाइड कर दो, ρg, तो P डिवाइडेड बाई ρg,
किसका नाम रोजी तो नहीं है? रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रोजी, अब प्लस रोजी से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? इसका जानते हो क्या नाम हो गया? प्रेशर हेड। इसका नाम क्या हो गया? ये रो से रो कट जाएगा, इसका नाम जानते हो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड। इसका जानते हो क्या नाम होता है? ग्रेविटेशनल हेड। पोटेंशियल नहीं, ग्रेविटेशनल हेड। ये टर्म है, ऐसे कभी पूछ ले तो बता देना। ग्रेविटेशनल हेड का है, ऐसे नहीं बोलेगा कि h हाइट पर है, ग्रेविटेशनल हेड इज h, तो समझ लेना कि क्या है, या 2 मीटर 4 मीटर, तो यही समझना कि h है। ये भी बर्नौली इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा ना? तो ये कर लिए थे। इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अरे कि एक स्फेयर है, स्फेयर ही ना है, स्फेयर है। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या सीखने वाली बात है। अगर केवल डेंसिटी रो दिया होता तो ठीक है, हमसे इतने अंदर का चार्ज मान लो चाह रहा है आर रेडियस का, तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर लेते हैं। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो तुम जितने भी वॉल्यूम का चाहिए उतने वॉल्यूम से गुणा कर लेना। बट अगर यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो अगर मान लो मैं रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर दे दिया, यूनिफॉर्म है क्या ये? तब इतने वॉल्यूम से नहीं गुणा कर पाओगे। रीजन, ये स्पेसिफिक हो गया किसी पोजीशन पर, किसी दूरी पर। तुम कह रहे हो कि इससे गुणा कर लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब का, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये पूरे वॉल्यूम से गुणा करिए। और जानते हो ये डेंसिटी कहां का है? आर दूरी का डेंसिटी है। यहां का डेंसिटी कुछ अलग रहा होगा, यहां का डेंसिटी अलग रहा होगा, और तुम पूरा से गुणा कर लिए तो गलत होगा ना। कि चलो किए होंगे तो गलत नहीं किए हैं, गलत करके ही सही किया जाता है। तो अब ध्यान रखना कि ये जब गुणा करोगे तो डेंसिटी ये जानते हो कहां का है? केवल इस लाइन का है। मैं थोड़ा सा और दूरी बढ़ाऊंगा तो इस लाइन का है। और तुम वॉल्यूम कौन सा ले रहे हो? पूरा। अब यहां का तुम वॉल्यूम से गुणा करो, लेकिन यहां डेंसिटी ये है कि अलग हो चुका है, अलग हो चुका है। ऐसे सवाल कई बार आएंगे, ग्रेविटेशन में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा, यहां में आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा, सेंटर ऑफ मास में आएगा, कहीं भी पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल के लिए जब वेरिएबल हो तो तुम ऐसे करना कि यहां से r दूरी जाना, चलो मैं x लिखता हूं, x दूरी जाना और एक स्फेयर कट करना, और एक और dx थिकनेस का एक और स्फेयर कट करना। कितना दूरी गए हो तो जो यहां की डेंसिटी होगी, क्या वहां पर r की जगह x रख लिया जाए? तो वही है, उसको मान लेते हैं यही रो नॉट है। ये पूरा क्या है? रो नॉट बाद में रख लेंगे। तो रो नॉट इंटू एक्स। ये जो डेंसिटी है पूरे की है कि केवल ये जो गोला बनाया है उसी का है? यही है ना। तो इसके वॉल्यूम से गुणा कर लेते हैं चार्ज के लिए। तो चार्ज डी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यही है ना वो, यही ना वो। तो क्या लिखोगे? सरफेस एरिया इंटू थिकनेस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, इंटीग्रेट करके पहले इसके अंदर का चार्ज लिख लेना, आर के फॉर्म में लिखना, फिर आर को पुट करते रहना जितना में चाहिए। तो इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा? अब आर की जगह यहां पर क्या रखोगे? एक्स। एक्स माने है ना हम लोग। तो रो नॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर, यहां एक्स क्या एक्स क्यूब हो जाएगा, ये भी एक्स होगा, डी एक्स। इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा? रो इंटू 4 पाई एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब कहां से कहां बात कर रहा होगा कर लेना। हमसे कहेगा कि r/2, तो यहां r/2 रख लेना। पूरा चार्ज बोलेगा तो क्या रखोगे? r रख लेना, जितना बोलेगा उतना रखते जाना। समझ में आया क्या? बाकी हो जाएगा। ये कितने लोग सही किए हो? कर लियो सही? चलो ठीक है, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। मान लेते हैं कि अच्छा यहां पर है ना, डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो वेरी करने का मतलब यही हुआ कि इसका जो mg होगा शुरू में ज्यादा रहा होगा और बायनेंसी फोर्स कम रहा होगा। देखो एसएचएम का सवाल करने के लिए 4 ही स्टेप होते हैं, उनको फॉलो करोगे तो हर एक सवाल बन जाएगा। पहला एसएचएम के लिए पहला स्टेप होता है कि किसी भी सवाल का जो भी दिया होगा उस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना, पहला स्टेप। दूसरा, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस कराना, तीसरा स्टेप। डिस्प्लेस कराने के बाद उस पर एफ नेट लिखना, और चौथा उस एफ नेट को एफ बराबर माइनस के एक्स से कंपेयर कर लेना। अगर इसके बराबर हो जाता है तो एसएचएम कर रहा है, नहीं तो एसएचएम नहीं कर रहा है।
यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है, mg ज्यादा है, डेंसिटी कम होने की वजह से जो बायनेंसी फोर्स अगर है वो कम है, तो किधर आ रहा होगा? अब जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी देखो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आके इक्विलिब्रियम मिला होगा। मान लेते हैं कितना दूरी पर आकर के इक्विलिब्रियम मिला है, y। अब यहां पर इस वाले पोजीशन पर क्या हो रहा होगा? mg नीचे और बायनेंसी फोर्स ऊपर, दोनों बराबर हो चुके हैं। ये ना करोगे? ये कौन सा पोजीशन है? ये पहला स्टेप कर रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम ढूंढ रहा हूं मैं। तो बायनेंसी mg की जगह क्या लिखा जाए? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी ब्लॉक को कितना दिया है? 4 रो इंटू वॉल्यूम, पूरा सबमर्ज है तो पूरा ही वॉल्यूम, ब्लॉक को तो पूरा ही वॉल्यूम लेते हैं, इंटू जी बराबर। अब बायनेंसी फोर्स लेके जा रहा हूं, तो बायनेंसी फोर्स में डेंसिटी किसका होता है? ब्लॉक का कि जिसमें डूबा होता है उसका? तो डूबा है तो उसका डेंसिटी कितना है? रो नॉट 1 प्लस कितने दूरी पर गए हम लोग? इंटू वाई इंटू कौन सा वॉल्यूम? जो सबमर्ज होता है। ये तो पूरा पूरा डूबा है तो पूरा वॉल्यूम ले लेते हैं, इंटू वी इंटू जी। क्या वीजी कट गया? रो नॉट कट गया, इधर 4 बचा, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए की वैल्यू कुछ दिया है 2y, तो कितना मिलेगा? 2y इक्वल टू 4, तो 3 ना, तो y इक्वल टू 3/2। ये मिल गया। अब क्या करें? इसको डिस्प्लेस करा देते हैं। बोले कि इसको नीचे लेके आओ, थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करा दो। कितना? x मान लो। अब x आने पर क्या कुछ नेट फोर्स ज्यादा हुआ होगा? अब वो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ होगा? बायनेंसी वाला। माइनस अगर तुम्हें पता है कि बायनेंसी फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो क्या एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा? अब मान लो नहीं लगाना चाहते हो, बुद्धि नहीं लगाना चाहते हो, तो जिधर पार्टिकल जा रहा होगा उधर ही का ना फोर्स ज्यादा मानोगे। पार्टिकल किधर जा रहा है तो कौन फोर्स ज्यादा मानोगे? तो लिखना एफ नेट बराबर mg माइनस बायनेंसी फोर्स, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? अगर माइनस तुम्हें नहीं दिख रहा है, नहीं बुद्धि से लगाना चाहते हो, तो जिधर पार्टिकल जा रहा होगा ना उसी को ज्यादा मान लेना और उसी में से कम कर लेना, तो अपने आप माइनस भी आ जाएगा। mg तो बदलने वाला नहीं है। mg क्या लिखोगे? 4 रो नॉट इंटू वॉल्यूम इंटू अब बायनेंसी फोर्स। अब दूरी कितना हो गया है? y प्लस एक्स। क्या तो वहां डेंसिटी क्या हो गया होगा? 1 प्लस ए वाई प्लस एक्स हो गया होगा। तो लिखते हैं क्या? रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस ए और y की जगह क्या रख लेते हैं? y प्लस एक्स इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बोलो कोई दिक्कत है तो इसी को सॉल्व करेंगे और उसी तरह उसका जैसा कंपैरिजन करेंगे तो आएगा। देखो इधर देखो, इसको पूरा कर देता हूं मैं। 4 रो नॉट वी जी माइनस और गुणा भाग कर लो तो क्या मिलेगा? रो नॉट, इसमें गुणा किया तो रो नॉट माइनस रो नॉट ए की जगह कितना रख लू मैं? 2 और इनका भी गुणा कर लेता हूं तो y इंटू वी इंटू जी। सही है। अब फिर इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 रो नॉट x इंटू वी इंटू जी। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो ना, तो ये दोनों बराबर हैं। नहीं दिख रहा है? यहां भी ना, यहां भी वीजी रहेगा। तो y की वैल्यू कितना रखोगे यहां पर? अभी निकाले थे 3/2, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये, और ये 4 हो जाएगा। कट गया ना ये, देखो अपने आप माइनस आ गया कि नहीं आ गया? इसको कंपेयर, तो एफ नेट क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा एफ नेट। तो x को छोड़ करके बाकी जो होता है वो क्या होता है? k, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो k की वैल्यू कितना आ गया? 2 रो नॉट इंटू वी इंटू जी। नहीं समझ में आया क्या? अब टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m की जगह क्या लिख लू मैं? उसी का मास ना ब्लॉक का 4 रो नॉट इंटू वी इंटू जी और डिवाइड बाई के की वैल्यू 2 रो नॉट इंटू वी इंटू जी। ये जी नहीं रहेगा ना, ये नहीं जी रहेगा। तो रो नॉट वी खत्म, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 पाई रूट टाइम पीरियड। समझ में आया? तो 4 स्टेप। पहला इक्विलिब्रियम ढूंढना, इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को डिस्प्लेस कराना, एफ नेट लिखना और कंपेयर कर लेना एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। क्लियर? क्वेश्चन गलत है क्या? इनकम्प्लीट नहीं, यहां पर ए कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा।
के आर पावर ए। तो अभी ऐसा वेरिएबल वाला बताया मैं, कर लोगे ना? तो वेरिएबल अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है और सरफेस पर बोल रहा है, यहां ए होगा, इसी ए को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। देख लेना कितना आंसर आएगा। कर पाओगे? बताना पड़ेगा। देखो मन में डाउट हुआ तुरंत बोलना, मैं तुरंत सॉल्व करूंगा। कर लोगे ना? तो वेरिएबल वाला भी तो डिस्कस किया। ओके, क्या ये हो जाएगा? सेम ऐसे ही ना? क्या करोगे? ऐसे आर दूरी पर जा करके डी आर कर लोगे ऐसे, क्योंकि वेरिएबल है ना डेंसिटी। तो क्या लिखोगे? करेंट डेंसिटी इनटू इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या लिखोगे? स्ट्रिप लिया गया है तो इसका एरिया 2 पाई आर इंटू जे की जगह क्या रख लोगे? ए आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। और इंटीग्रेट कहां से कहां करना है? r/3 से लेकर के हो जाएगा। वेरिएबल में बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा ऐसे ही। इसका तो फॉर्मूला होता है ए आई माइनस ए आर डिवाइडेड बाई ए आई प्लस होता है ऊपर माइनस ए आर बराबर क्या? एक्स। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड, इंसिडेंट, ये फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन भी कराया गया होगा तुम्हें तो। ठीक है, तो याद रखना। यहाँ डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा ना मैं। कौन से वेव का है वो भी ध्यान देखो। स्टैंडिंग वेव, जानते हो स्टैंडिंग वेव का क्या होता है? नेचर बता दे रहा हूं, डेरिवेशन। स्टैंडिंग वेव ऐसा होता है जो लगेगा कि चल रहा है बट हर एक पार्टिकल रुका होता है। मतलब उल्टा बोल रहा हूं मैं, हर एक पार्टिकल का, जैसे ट्रैवलिंग वेव है ना, तो हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होता है ना, एक बार जरूर ए होता है मैक्सिमम। स्टैंडिंग वेव का हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए नहीं होगा, ए से कम भी होता है। अब कुछ तो इतने डीट होते हैं कि जो चलते ही नहीं है, जिनको क्या बोला जाता है? नोड। नोड ना, नोड बोलते हैं। नोड का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? और एंटी नोड का मैक्सिमम, बाकी सबका उसके बीच में। तो स्टैंडिंग वेव में, और स्टैंडिंग वेव का कंडीशन है कि एक वेव हो और एक ही स्ट्रिंग में बनेगा तभी जाकर के होगा, और एक जाता हुआ और एक आता हुआ, एक ही स्ट्रिंग में, एक ही, अलग अलग सोर्स से बन ही नहीं सकता है स्टैंडिंग वेव। तो ये होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? ऐसा कर लेते हैं कि ए आर कॉमन कर लेता हूं मैं। ए आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ए आर प्लस डिवाइडेड बाई, अगर तुम्हें कंपोनेंटो डिपेंडो आ रहा होगा ना तो उससे भी कर सकते हो, इक्वल टू इसका x से इधर गुणा कर लो, ए आई डिवाइडेड बाई ए आर प्लस 1 बराबर ए आई डिवाइडेड बाई ए आर इंटू एक्स माइनस एक्स। सही किया हूं मैं? इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो इसको इधर करें तो क्या मिलेगा? ए आई डिवाइडेड बाई ए आर कॉमन कर लिया तो मिलेगा 1 माइनस एक्स। इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स माइनस 1। सही है, इसको इधर कर लो, ए आई डिवाइडेड बाई ए आर बराबर माइनस कॉमन कर लो तो x प्लस 1 हो जाएगा। यहां से माइनस भी कॉमन कर लो तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस आगे कट गया। यही पूछ रहा था क्या? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड, तो एनर्जी तो क्या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है क्या? हो जाएगा, यूं का रूट में हो जाएगा, पावर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा लग रहा है इसमें? देख लेना उल्टा सीधा जो भी पूछ रहा होगा तो, फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो। सही है, तो इसको याद रखना। ये वाला बोलो, ये वाला नीचे की तरफ, ये इनफाइनाइट सीट है तो क्या इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है और कितना होता है? सिग्मा डिवाइड बाई इंटू क्यू कर दो तो फोर्स हो जाएगा ना। इधर क्या लग रहा होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टी साइन थीटा इक्वल टू सिग्मा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा क्या मिलेगा? टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो डिवाइड कर ले क्या इसको, तो इधर क्या मिलेगा? tan थीटा। आप मेरे से डायरेक्टली पूछ रहा है सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू tan थीटा। वैल्यू नहीं पूछा है, तो इधर सब कांस्टेंट है, क्यू ये सब कांस्टेंट है,
तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, tan थीटा। कौन सा आंसर, सी। और है मैं तो यहां पढ़ाया था, ये 1 घंटे का लेक्चर होता है, 4 नंबर कंफर्म होता है, लॉजिक गेट वाला। तो ये और है ना, ये चलो तुम्हें याद होना चाहिए, इसका पूरा ट्रुथ टेबल याद होगा तो फटाक से आंसर कर लोगे। ये बताने लायक है, क्या होता है फॉर्मूला वैसे, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू डिवाइडेड बाई टी। सही लिखा हूं क्या, उल्टा लिख दिया हूं क्या, t इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर। अब सही लिखा हूं, ये सही है ना। तो v कैसे निकाल लोगे, अच्छा v के लिए कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ t, अरे ये होता है v इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ t। यहां से हाँ ये भी लिखते हैं, अरे वही लिखा हूं मैं अरे ओमेगा बाई के सर लिख लीजिए, ठीक है। उल्टा लिख दिए क्या मैं, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है क्या, ओके कोई दिक्कत। ओमेगा बाई के होता है ना ये, ओमेगा के एक्स, ये के है पूरा और ये क्या है ओमेगा। क्या n1 c1 प्लस n2 c2 डिवाइडेड बाई, ये होता है ना। अच्छा इसका जानते हो, जो पिछला वाला सवाल है ना ये वाला, ये एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आएगा, 6.25 आ रहा है ना, तो क्या लगाए थे। लेकिन तुम लोग को ये बता दूं कि जो जेई में आएगा ना उसमें ऐसा आंसर आता ही नहीं है, एग्जैक्टली आएगा। अच्छा इसको पूछना हो तो जानते हो कैसे पूछेगा, कहेगा कि द टेंशन इन स्ट्रिंग इज 6 मतलब n इंटू 10 टू पावर -2, तो क्या आंसर लगाओगे 625, ऐसे पूछेगा। इंटीजर परफेक्ट इंटीजर में आता है, ऐसे नहीं होता है। ये भी कुछ डेसिमल में ही आ रहा था, कितना 1.5, तो उसको जानते हो कैसे लिखेगा, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ऐसे भी लिख सकता है -1, तो n की वैल्यू 30 हाँ 30 आएगा, ऐसे भी लिख सकता है। ये बताने की जरूरत है, देखो नीचे है, यहां g इफेक्टिव काम करेगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा m इंटू जी, नीचे आ रहा है तो किधर ऊपर कर लेना, तो क्या लिखोगे g माइनस, सही है। घटा लोगे तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पियर, यही होगा क्या। ये बताने की जरूरत है, कह रहा है कि मिनिमम फोर्स जो है ऊपर ले जाने के लिए, तो ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे ही ना होगा, तो बोल देता हूं इसको F1, तो F1 इक्वल टू क्या लिखोगे mg साइन थीटा प्लस म्यू mg, एक क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है कि रोकने के लिए तो नीचे आ रहा होगा, तो इसको रोकने के लिए क्या हम लोग, अच्छा नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा ऊपर, और ये भी किधर लग जाएगा F2, इधर क्या लग रहा होगा, तो यहां से क्या लिखोगे F2 बराबर क्या लिखोगे mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, डिवाइड करके कॉस थीटा कॉमन कर लेना, तो tan थीटा दिखने लगा, tan थीटा की जगह रख लेना। तो देखो यहां से cos थीटा कॉमन करोगे तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा, और यहां क्या बचेगा म्यू, mg तो हर से कट जाएगा ना, तो tan थीटा की वैल्यू क्या दिया है, तो 2 म्यू प्लस म्यू कितना हो जाएगा, और यहां पर देखो वही सेम है, तो 2 म्यू माइनस म्यू कितना म्यू, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 कितना, बस खत्म। चलो तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से देना, ऐसे ही स्मूथली करो। मुझे लग रहा है कि एक ही घंटा हुआ ना, 1 घंटा, तो हम लोग बहुत सारी चीजें और भी तो डिस्कस किए, तो अगर ऐसे ही स्मूथली करोगे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत घबराहट में किया,
आराम से तुम करोगे तो हर एक सवाल कर लोगे। एक सवाल कम करना चलेगा, 25 में से 23 करना चलेगा, 25 में से 22 करना चलेगा, ये गलत मत करना। ओके, चलो, थैंक यू।